नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 1 दिसंबर 2023 एंड यस, करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं असम ट्रिब्यून के ये न्यूज़ आर्टिकल में। माफ़ कीजिएगा, यस ये अगर देख लीजिएगा असम ट्रिब्यून का ये न्यूज़ आर्टिकल है, जहां पर आपको एडिटोरियल सेक्शन में अगर देख लीजिएगा आपको मिलेगा रिगार्डिंग वेस्ट प्लास्टिक। यस, वेस्ट प्लास्टिक कैन एक्ट ऑल्सो एज अ सोर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। और एक मेथड होता है, ऑफ कोर्स हम लोग वो मेथड प्रोसेस भी देखेंगे दैट किस मेथड के थ्रू वो यूज़ किया जाता है। बट कहा जा रहा है दैट वेस्ट हाइड्रोजन से जो है ना हम लोग दो चीज़ें बना सकते हैं। पहला तो है ग्रेफीन, और ग्रेफीन को ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट में बेचा जाता है, राइट। तो इफेक्टिवली अगर देख लीजिएगा ग्रीन जो हाइड्रोजन जो निकल के आता है ना फ्यूल, वो बहुत सस्ता हो जाता है, राइट। इसीलिए वेस्ट प्लास्टिक बोला जा रहा है कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेफीन एज वेल एज हाइड्रोजन फ्यूल। दो चीज़ें बाई प्रोडक्ट्स इसके होते हैं, राइट नाउ। जिसमें अगर ग्रेफीन देख लीजिएगा, ये एक सिंगल लेयर्ड हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लैटिस है जो कि स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, बहुत अच्छा। और अगर मेथड देख लीजिएगा, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है इसको करने के लिए, तो देखो सबसे पहले क्या होगा दैट आपके पास जो ये प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शंस है ना, उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा और इसको हीट करना पड़ेगा टू अराउंड 22,800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब इतना रैपिड हीटिंग किया जाता है ना, तो इसमें क्या होता है दैट जो पॉलीथिन्स में जो कार्बन एटम्स है ना, वो अपने आप को बाइंड कर लेते हैं और बना लेते हैं ग्रेफीन। और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन होता है वो होता है अराउंड हाइड्रोजन, जो कि 94% प्योर हाइड्रोजन निकल रहा है, राइट। और बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बेसिकली मिक्स्ड कंपाउंड्स होते हैं मीथेन और प्रोपेन के, राइट। सो बेसिकली हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो इस मेथड के थ्रू होता है, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट में कोई भी कार्बन रिलीज नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो इसको जो हीटिंग कर रहे हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के थ्रू कर रहा है ना, तो इसलिए वो नहीं हो रहा है। इसीलिए ये हमारा हाइड्रोजन भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा देता है। और रिसेंटली जो मतलब COP27 में इंडिया ने अनाउंस किया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रो। सो इस मिशन का भी मेन फोकस यही है दैट कैसे ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सके और इंडिया बन सके एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो आशा करता हूँ दैट ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दैट एक प्लास्टिक से हम लोग कैसे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली प्लास्टिक को हीट करके हम लोग ग्रेफीन और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें 94% जो है वो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन ही निकलता है, और वो भी इको फ्रेंडली मेथड के थ्रू। इसलिए इसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लाइफ बिंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे रैट होल माइनिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जो आपने देखा होगा दैट सलक्यारा टनल जो उत्तराकाशी में कोलैप्स हुआ था, राइट, उसमें जो लोग फंसे हुए थे उनको जो निकाला है ना, उनको निकालने के लिए रैट माइनर्स को बुलाया गया है ना। रैट माइनर्स कौन है? जो लोग करते हैं रैट होल माइनिंग। नाउ रैट होल माइनिंग क्या होता है? रैट होल मतलब समझ रहे क्या? चूहा जैसे होल बनाता है ना, छोटा छोटा होल बनाता है ना, राइट। अब वैसे ही इंसानों के द्वारा भी इस टाइप के होल्स बनते हैं, बट कहाँ पर बनता है? यूजुअली ये मेघालय के रीजन्स में प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि मेघालय क्या है? प्लेट्यू। यह तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में ही पढ़ा होगा, विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखो, जब पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये एक्सटेंशन है तो क्या होता है दैट अल्टीमेटली इस यहाँ पे जो है ना कोयला को निकालना, एक्सट्रैक्शन अलाउ नहीं करती है एनजीटी, राइट। बट स्टिल लोग कैसे कमाएंगे, खाएंगे कैसे? तो वो लोग रैट होल माइनिंग करते हैं। और रैट होल माइनिंग कैसे? जैसे ये आप पहाड़ देख रहे हो ना, यहाँ पे दिख रहा है ना ये टाइप के होल, ऑफकोर्स बड़े बड़े होल है यहाँ पे, तो मतलब बहुत सारे 100, 200, 1000 प्रोबेबली रैट्स घुस जाएंगे, है ना। बट इंसान बनाता है ये रैट होल माइनिंग। और ये रैट होल की तरह छोटे होल्स नहीं होते, रिस्पेक्टिवली बड़े ही होल होता है, बट जो बनने का जो प्रोसेस है ना, वो सिमिलर टू द वे रैट मेक देयर होल्स, राइट। मतलब यहाँ पे रैट होल माइनिंग में क्या होता है, मैनुअली इंसान जो है कोई भी पहाड़ को ड्रिल करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, यहाँ पे जो होल्स बने हुए हैं ना, यहाँ पे क्या हुआ है, ये सब मैनुअल ही ड्रिलिंग किया हुआ है, राइट। और लोगों के द्वारा, पर्सन्स के द्वारा डील किया जाता है, जिससे वो इस रीजन में घुसकर भीतर से कोल को एक्सट्रैक्ट कर सके। बट ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा, इसको पता है, क्रिटिसिज्म मिलता है। क्यों? क्योंकि बोला जाता है दैट इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। अच्छा आप बोलो,
इसको इनफैक्ट ये एक ऐसा है जिसमें एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 2014 को बिल्कुल बैन लगा दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था दैट हाँ सेफ्टी कंसर्न्स एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसमें होता है। अच्छा, अभी आप क्यों ना क्या न्यूज़ देख रहे हैं दैट ये जो टनल पे फंस गया था यहाँ पे रैट होल माइनर्स को ही बुलाया गया था, उन लोगों ने ही प्रॉपरली ड्रिलिंग प्रोसेस को कैरी आउट किया। मतलब सोचो यहाँ पे कहीं ना कहीं एथिकल डायलेमा आ जाता है इंडिया के गवर्नेंस सेक्टर में, जहाँ पर एनजीटी इसको एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल बोल रही है, बट वहीं पर आप इन्हीं लोगों का हेल्प लेकर टनल्स में इस टाइप के सिचुएशन में बचा रहे हो लोगों को। तो कहीं ना कहीं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है दैट क्या मेघालय में जो ये रैट होल माइनिंग्स होती है क्या इनको कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, उसके रीजंस नीचे में लिखिए। कंटिन्यू अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, उसके भी रीजंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। आई विल पर्सनली बी चेकिंग योर आंसर्स एंड सी दैट व्हाट इज़ द क्वालिटी दैट यू हैव एक्चुअली गेन्ड थ्रू दीज काइंड ऑफ लर्निंग्स, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब से ये क्रिप्टो करेंसीज आए हैं ना, तब से ये डिसेंट्रलाइज्ड एस्पेक्ट जो कॉमन है बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सोशल मीडिया को कौन चला रहा है बताओ तो, एक सोशल मीडिया को चलाया जा रहा है, जैसे फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ही सब कुछ चला रहा है, वो जो बोलेंगे वही होगा, राइट। अच्छा, अब वैसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि पर्टिकुलरली एक इंसान चलाता है, राइट, है ना। अब क्या है ना, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, उसके कोई भी मालिक नहीं है, क्योंकि वो उसका कोई एक मालिक नहीं है, उसके बहुत सारे मालिक हैं, बहुत सारे मालिक इन द सेंस दैट ये डिसेंट्रलाइज्ड है। और इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को वी कॉल इट एज डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। और कहा जा रहा है दैट अभी की जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस वाले बिल्कुल ही चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और कंसेंसस के थ्रू कोई भी डिसीजन लेता है। जैसे मैंने बोला ना दैट कुछ भी अगर फेसबुक में चेंजेस लाना पड़े तो कौन करेगा? मार्क जुकरबर्ग, राइट। बट अगर आपका कोई डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन लेवल प्लेटफॉर्म है, उसमें अगर चेंज लाना पड़ेगा तो आप नहीं कर सकते हो, सबका कंसेंसस इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो वही बोला गया एस्पेक्ट अगर देख लीजिएगा, यस, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ये एक डिजिटल एंटिटीज़ हैं जो क्या ऑपरेट होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंड ये फंक्शन करते हैं विदाउट एनी सेंट्रल कंट्रोल, वही है। और इसका एम क्या है? एम यही है दैट कैसे हमें क्रिएट कर सके हम इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक सेल्फ सस्टेनिंग और कम्युनिटी ड्रिवन एस्पेक्ट जो क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स से चलता हो ऑन ब्लॉकचेन नेटवर्क। ब्लॉकचेन भी ऐसा होता है दैट अभी क्या होगा ना, दैट अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो आप उसमें डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, बट ब्लॉकचेन में क्या होता है, सारे डेटा जो है रिकॉर्ड में फिक्स हो जाता है, उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नेक्स्ट एग्जांपल्स अगर देख लीजिएगा, क्लियरली बोला गया है। एक एग्जांपल जो है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का, ये है डीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ऑफकोर्स मेकरडाओ एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है। ऑफकोर्स ये चीज़ आपको नहीं याद रखना, बट मैं ये बोल रहा हूँ दैट इसमें कोई भी अगर डिसीजंस लेना होता है, राइट, जैसे लेंडिंग या फिर बोरोइंग का अगर कुछ पैटर्न्स में चेंज करना हो तो वो कोई एक इंसान नहीं कर सकता। इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होता है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस होता है, दैट इज़ एक कोई इंसान सेंट्रल अथॉरिटी डिसीजन नहीं लेता है, रादर बहुत सारे लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट को बढ़ाता है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट और काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। इंक्लूसिविटी एंड ग्लोबल कोलाबोरेशन हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं इसका एम है टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक एंड सेल्फ एग्जीक्यूटिव सिस्टम। नेक्स्ट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में, क्योंकि रिसेंटली पीरियोडिक लेबर फोर्स का क्वार्टरली बुलेटिन जो कि जुलाई से सितंबर 2023 है, ये हाईलाइट करता है कि एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स जो कि अर्बन एरियाज़ में हमें देखने को मिले हैं। और यहाँ पे अगर कुछ इस फाइंडिंग्स देखें तो यहाँ पे बोला गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 15 ईयर्स से अबव। देखो, एक आपने पढ़ा होगा शायद पॉपुलेशन पिरामिड, है ना, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में ये टॉपिक भी है आप लोगों के शायद इंस्टीट्यूट्स में, ऑफकोर्स भद्रा इसमें तो पढ़ा ही जाता है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा दैट 3 ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप होता है 0 to 15 साल, एक है 16 साल से 59 ईयर्स, और एक है 60 ईयर्स से अबव, राइट। तो मैं ये वाला हायरार्की डिस्कस कर रहा हूँ पॉपुलेशन पिरामिड का, नीचे वाला, राइट।
सॉरी माफ़ करना, ये वाला हायरार्की बीच वाला, यही बीच वाला जो है 15 से 59 ईयर्स, 16 से 15, यही तो कमाने वाला एज ग्रुप है ना। तो यहाँ पे बोला गया दैट इस कमाने वाले एज ग्रुप में जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घटा है, जो कि अच्छी बात है, राइट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है टू 49.3%, जो कि इंडिकेट कर रहा है दैट जी हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेबर फोर्स में आ रहे हैं, राइट। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अगर देख लीजिएगा वो इंक्रीज़ हुआ टू 46%, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पोस्ट कोविड यस एम्प्लॉयड भी हुए हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स जो है इसको लॉन्च किया गया था 2017 को, और यस ये एक सर्वे है जो कि कंडक्ट किया जाता है नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है, राइट। इसके अंडर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं ना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, ये भी एक टर्म्स है, जल्द देख लेते हैं। देखो ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन जो कि 15 से अबव होता है, राइट। अब देखो ये क्या है ना, लेबर जैसे आप मैं सब कोई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में है। जैसे अगर मैं जॉब कर रहा हूँ और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो बट जॉब के कारण के लिए पढ़ रहे हो ना, तो वही है, आप अनएम्प्लॉयड हो, मैं एम्प्लॉयड हूँ, तो आई एम ऑल्सो कमिंग अंडर दिस, एंड यू आर अनएम्प्लॉयड बट स्टिल यू आर विलिंग टू गेट एम्प्लॉयमेंट ना, सो यू आर ऑल्सो कमिंग अंडर दिस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन इज दिस, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पर्सन जो कि अनएम्प्लॉयड होती है अमंग द पर्सन्स इन द लेबर फोर्स। नेक्स्ट इज हम लोग बात करेंगे इंडियन ओशन टूना कमीशन के बारे में, है ना, क्योंकि रिसेंटली वर्किंग पार्टी ऑन डेटा कलेक्शन एंड स्टैटिस्टिक्स जो कि इंडियन ओशन टूना कमीशन का है, इन्होंने मुंबई में कमेंस किया गया था, और इस चीज़ को कमेंस किया गया था और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। सो टूनास के बारे में अगर बात बोले तो ये लोग लार्ज पेलाजिक फिश है। पेलाजिक फिश मतलब पेलाजिक फिश वैसे फिशेस होते हैं जो क्या ओशन के बॉटम में हमें देखने को मिलते हैं, राइट, जिसमें शार्क्स आते हैं, रेज आते हैं, बिल फिशेज आते हैं, राइट। सो दीज आर टूना फिशेस, राइट। इनका अगर एनुअल ट्रेड देख लोगे रफली अराउंड $41 बिलियन था 2018 में, और टूना काफ़ी ज़्यादा वैल्यूड फ़िश है इन द फिशिंग इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसकी मीट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। वेरियस क्विजीन, जैसे आप लोगों ने एक जापानीज़ क्विजीन के बारे, जापानीज़ या चाइनीज़ क्विजीन, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सुशी सुना होगा, राइट, है ना। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा सुशी क्या है। तो एनीवेज मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इन फिशेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो यही है। नेक्स्ट इज़ वॉकिंग निमोनिया। चाइना फेस कर रहा है एक अनयूजुअल सर्ज इन द निमोनिया केसेस, पर्टिकुलरली ये चिल्ड्रन में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और कहा जा रहा है ये ग्लोबल कंसर्न है। तो सवाल होता है द सर्ज इज एट्रीब्यूटेड टू विच काइंड ऑफ फैक्टर्स। जी हाँ, मेन फैक्टर्स जो है जो कि चाइना में बताया जा रहा है वो है जो कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस जो लिफ्ट किए गए ना उसके कारण हो रहा है ना। द सर्कुलेशन ऑफ नॉलेज पैथोजेंस जैसे इन्फ्लुएंजा, माइक्रोप्लाज्म निमोनिया, रेस्पिरेटरी सिंक्लेटर वायरस, सार्स कोविड-2, राइट। सो ये सब के कारण कहीं ना कहीं सर्कुलेशन ज़्यादा होने के कारण बेसिकली इस टाइप के निमोनिया के केसेस बढ़ रहे हैं। और निमोनिया होता क्या है, ये एक माइल्ड फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है जिसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें ज़्यादा सीरियस लंग इन्फेक्शन हो जाता है कुछ कुछ केसेस में। इनफैक्ट ये स्प्रेड करता है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जैसे आप आँख छींक कर रहे हो, कफ कर रहे हो, स्नीजिंग कर रहे हो, राइट। तो इस टाइप में भी ये होता है। अब कॉमन सिम्टम्स है उसके क्या क्या है, यस स्नीजिंग तो है ही, बट बहुत समय आपका रनी नोज़ होगा, नोज़ में कुछ मतलब वो जो निकलता है ना वो निकलना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है, वाटरी आइज़ है, वोमिटिंग है, डायरिया है, ये सब चीज़ें हैं, राइट। नाउ वैसे ग्रुप्स जो क्या इसमें ज़्यादा रिस्क है वो कौन कौन है, चिल्ड्रन, एल्डरी, वैसे लोग जिनके लंग्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और इसमें बहुत सारे WHO के द्वारा भी कुछ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बोला गया था, जैसे इसमें आता है वैक्सीनेशंस, है ना। जो भी इल इंडिविजुअल्स है उससे थोड़ी दूरी बनाए रखो, क्योंकि ये देखो स्नीजिंग कर रहे हो आप, आँख छींक कर रहे हो, राइट, तो लो सामने वाले जो इंसान है वहाँ तक भी तो ये पहुँच सकता है ना। वे मास्क को पहनने के लिए बोला जा रहा है, हैंड वॉश करने किया जा रहा है, वैसे कमरे में रहो जो क्या जहाँ पर प्रॉपरली वेंटिलेशंस हो, राइट। तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कहा जा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज़ विकसित भारत संकल्प यात्रा, रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंटरेक्ट किया था विद बेनिफिशरीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स का वेलफेयर स्कीम अंडर दिस
आउटरीच प्रोग्राम, ये एक आउटरीच प्रोग्राम है जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसको लॉन्च किया गया था 2023 में 2023। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जस्ट अभी तक बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे वल्नरेबल ग्रुप तक जो है हम लोग रीच नहीं कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे गवर्नमेंटल बेनिफिट्स होते हैं बट वो उस बेनिफिट्स का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, इसका मेन एम यही है दैट रीचिंग द अनरीच, मतलब वैसे लोगों तक जिनको गवर्नमेंटल जो स्कीम से उसको जो फ़ायदा नहीं मिल रहा था उसको फ़ायदा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्रिएट किया जाएगा इस स्कीम के अंदर? यस, अवेयरनेस, लोगों तक अवेयर किया जाएगा। अगर आपको पता नहीं है दैट आपका कुछ एक गवर्नमेंट स्कीम है जिससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है, तो उसका आपको बताया जाएगा, राइट। मतलब आपको तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाएगा, है ना। और यस, कहीं ना कहीं बेनिफिशरीज के साथ इंटरेक्ट किया जाएगा थ्रू पर्सनल स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग, और इनरोलमेंट किया जाएगा ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज थ्रू द डिटेल्स, जो क्या इस यात्रा के दौरान सबमिट किया जाएगा। और इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।